सभी लोगों को गुड इवनिंग। और आप सभी लोग जुड़ जाएंगे तो मेरे भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आज आपके दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है ये लाइट चैप्टर का क्वेश्चन है। और इसमें ये बात बोला गया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात कही गई है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जब हम बात करते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के नाम से जानते हैं। और एक बात मैंने आपको कई बार बोला है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना घटती है वो किस केस में घटती है और इसमें याद क्या रखना है। तो जब कभी भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात होती है तो आपके दिमाग में कुछ बात याद रहना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है मेरे भाई, ये देखने को मिलता है सघन से सघन में ही हमारा घटना घटता है। लेकिन आपको समझना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए क्या होता है कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये मान लेते हैं एक हमारा सघन माध्यम होता है और एक हमारा विरल माध्यम होता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमारा तभी होता है जब प्रकाश किधर से किधर जाएगी, तो कहेंगे जब प्रकाश की हम बात करते हैं तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। किधर से किधर जाएगी तो कहेंगे यहां पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाती है तभी की हम बात करेंगे। सघन माध्यम से जब ये विरल माध्यम में जाती है तब की हम बात करेंगे, तभी जाकर के हम कहेंगे हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कभी भी मेरे भाई ये ध्यान रखना, ये कंडीशंस है और ये आपको केवल और केवल प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। आपको कि सर प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो नहीं होगा, कि नहीं होगा, तो वैसे में आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखने को नहीं मिलेगी। ये कंडीशन है तो इस कंडीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मेरे भाई इसके लिए ये कंडीशन ही है, इस बात को ध्यान रखना। इसके लिए ये शर्त ही है, दूसरा कोई रूप नहीं हो सकता है, बस और बस इसके ये शर्त है, आपको ध्यान रखना है। तो आपसे यही बात बोला कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब संभव होगी, जब प्रकाश कहां जाता है, तो जब प्रकाश मेरे भाई सघन से किधर जाता है तो विरल माध्यम में जाता है। और ऐसी परिस्थिति में हम लोग देखते भी हैं कि, और दूसरा कंडीशन हमारा ये होता है, एक कंडीशन तो मेरे भाई ये होता है, दूसरा कंडीशन हमारा ये होता है कि ऐसे केस में जो आपतन कोण होना चाहिए प्रकाश का सघन माध्यम वाला, जो आपतन कोण होना चाहिए वो क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। यानी आपतन कोण की बात करते हैं, ये आपतन कोण जो हमारा होता है थीटा आई, या फिर आप सिंपल ये बोल दीजिए जो आपतन कोण हमारा थीटा आई होता है ये क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से हमारा क्या होना चाहिए, यहां पर ज्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड करता है तो समझ लीजिए मेरे भाई कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटेगी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर आपतन कोण कहते हैं। यह कैसा कोण है, तो कहेंगे इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे, तो ये हमारा क्रांतिक कोण होता है। तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन पैदा होगा तो इन दोनों सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है तो ऐसी परिस्थिति में मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटेगी। और आपको सीधा सीधा आंसर करना है कि ऐसे में अगर आंसर करना तो कोई एक आंसर करेंगे और आंसर आपके यहां पर दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका क्या होगा, कहेंगे यहां पर राइट आंसर आपका हो जाना है। चलते हैं मेरे भाई अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं। अगला है, एक तार की त्रिज्या पहले की आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पर कितना गुना, प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। एक बात बताइए, रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, रो इंटू एल अपन में हमारा क्या होता है, ए होता है। अब मेरे भाई यहां पर लंबाई और रो के बारे में चर्चा नहीं किया क्योंकि ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और लंबाई के बारे में चर्चा नहीं किया है। क्वेश्चन में मेरे भाई दो ही बात पर चर्चा किया है और दो बात हमारा क्या है, तो एक तो हम त्रिज्या की बात कर रहे हैं यानी रेडियस की बात कर रहे हैं, और दूसरा किस पर, तो कहेंगे प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस को आर से दिखाते हैं। यानी आर और हमारा स्मॉल आर में दे रखा है रिलेशन, तो कैपिटल और आर स्मॉल आर में रिलेशन दे रखा, तो इसका मतलब मेरे भाई हम कहेंगे यहां पर इसके बारे में चर्चा नहीं किया तो इसको हम लोग हटा देंगे, इसका बारे में कोई चर्चा नहीं तो इसको छोड़ देंगे। तो हमारे पास जो रिलेशन निकल करके आएगा आर वित्तोकर्मानुपाती क्या होगा, तो कहेंगे एरिया का आएगा। ए क्या है हमारा, तो ए जो है हमारा यहां पर एरिया है। अब मेरे भाई ये बताइए कि जब हमारा कोई भी तार की बात करते हैं तो तार हमेशा कैसा होता है, सर्कुलर होता है। अगर किसी भी वायर की हम बात करते हैं तो वायर हमारा कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ये हमारा सर्कल होता है और सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होगा, क्योंकि सर्कल का अगर एरिया लिखते हैं तो इसको हम लोग पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। जब इसकी त्रिज्या आपको पता है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, स्मॉल आर होती है, लेकिन इसका त्रिज्या अगर हमारा इतना होगा तो एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सके, मेरे एरिया के जगह पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पर पाई भी एक कांस्टेंट टर्म है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हम लोग को फाइनली यहां पर यह बात लिखा जा सकता है कि अगर हम आर को लिखें वित्तोकर्मानुपाती में आर स्क्वायर का, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस टर्म को लीजिए और ये वाला टर्म जो हमारा यहां दे रखा है इस
टर्म को आप उठा लीजिए, पाई कांस्टेंट है इसी में इसको डाल दीजिए, तो हमारे पास ये रिलेशन निकल करके आ जाता है। अब क्या दिक्कत है मेरे भाई, अब तो बहुत आसान हो गया है। अब आप इसको तोड़ दीजिए। अगर आप कहोगे कि सर R2 अनुपात में अगर R1 लिखेंगे तो लिखना, चूंकि ये दोनों उल्टा है, तो स्मॉल R1 अनुपात में हमारा क्या होता है, स्मॉल R2 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा है तो अनुपात बदल जाएगा। लेकिन यहां स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर देना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अगर आप R2 कैलकुलेट करते हैं तो स्मॉल R1 डिवाइडेड बाय स्मॉल R2 का होल स्क्वायर करेंगे, और गुना क्या करेंगे तो हम कैपिटल R1 करते हैं। अब मेरे भाई पहले का हमारा कितना है, त्रिज्या किंग R1 है, बाद की त्रिज्या कितनी हुई है, तो यहां पर बोल दिया है कि एक तार की त्रिज्या पहले की आधी कर दी जाएगी, तो बाद की त्रिज्या मेरे भाई पहली त्रिज्या का आधी कह रहा है, ये क्वेश्चंस में कह रहा है, तो बाद की त्रिज्या पहली की त्रिज्या का आधी करना, इसका मतलब नीचे 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करना, और गुना में हम किंग रेजिस्टेंस हमारा पहले का था R1 वो रहेगा। अब मेरे भाई आप देखिए R से R हमारा कट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा, और ये कहीं ना कहीं 4R1 हो गया। तो हम लोगों को बाद का रेजिस्टेंस जो मिला वो पहले के रेजिस्टेंस का कितना गुना होगा, कहेंगे 4 गुना हो जाएगा। तो मेरे भाई बाद का रेजिस्टेंस पहले के रेजिस्टेंस का यहां पर कितना गुना हो गया, तो कहेंगे हमारा इस तरीके से 2 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाएगा। और आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये किसी भी सूरत में राइट होगा। अब मेरे भाई इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको शॉर्ट में भी बनाएंगे, तो शॉर्टकट भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस का रिलेशन हम हमेशा आपको बताएं कि रेजिस्टेंस समानुपाती लंबाई का होगा, रेजिस्टेंस समानुपाती हमारा प्रतिरोधकता का होता है, रेजिस्टेंस मेरे भाई वित्तकर्मानुपाती किसका, तो कहेंगे एरिया का होता है, रेजिस्टेंस वित्तकर्मानुपाती किसका, तो डायमीटर के स्क्वायर का होता है, रेजिस्टेंस वित्तकर्मानुपाती का कहेंगे डायमीटर का स्क्वायर होगा तो त्रिज्या का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रिलेशंस हम कई बार बोलते हैं कि आपको डायरेक्ट याद रखना, उसी जगह से हमने रिलेशंस को ढूंढा है। तो मेरे भाई इसमें अगर हमारा प्रतिरोध की बात करता है और त्रिज्या की बात करता है, उसके लिए इस रिलेशन का इस्तेमाल कर लेंगे। जब इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां पर डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते थे। कह रहा त्रिज्या को आधा करना, अगर मेरे भाई इसको आधा करेंगे तो आधा का स्क्वायर कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 अगर हमारा 4 ऊपर की ओर जाएगा तो रेजिस्टेंस हमारा कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तब भी आप आंसर क्या करते, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका होता। तो शॉर्ट में भी कर सकते थे, बशर्ते कि ये चीज तभी आएगा जब आप लगातार प्रैक्टिस में रहेंगे, ठीक है। बाद बाकी नहीं तो ये इसका तरीका है करने का, आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई हम सभी लोगों को पता होगा कि जो फ्यूज वायर हमारा इस्तेमाल होता है, फ्यूज जो तार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो यहां पर मेरे भाई फ्यूज के बारे में आपको नहीं बोला, यहां पर फ्यूज वायर के बारे में बोला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई कि ये जो हमारा फ्यूज वायर होता है ये सुरक्षा का उपकरण तो माना ही जाता है, लेकिन ये फ्यूज वायर का हम कहते हैं कि ऐसा तार होना चाहिए, ये ऐसी पतली सी तार होनी चाहिए जिसका गलनांक निम्न होना चाहिए। इसके गलनांक क्या होना चाहिए, क्योंकि इसके गलनांक की अगर बात करते हैं, इसका गलनांक मेरे भाई निम्न होना चाहिए। तथा अगर हम प्रतिरोध की अगर बात करते हैं तो प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, यहां पर प्रतिरोध हमारा उच्च होना चाहिए। गलनांक निम्न हो लेकिन प्रतिरोध अगर उच्च होता है तो इसी को कहते हैं हमारा फ्यूज वायर होता है। और मेरे भाई ध्यान रखना, ये जो फ्यूज वायर हमारा होता है इसमें हम कहते हैं कि ये मिक्सचर होता है, मिश्रण हमारा, ये हमारा मिश्रित वायर होता है। और हम कहते हैं कि इसमें लेड होता है और साथ में हमारा टीन होता है। और टीन जब हम मिलाते हैं लेड में तो उसका गलनांक को वो निम्न करता, गलनांक को कम कर देता है। तो मेरे भाई पहला आंसर हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। और फ्यूज वायर को जब कभी भी हम जोड़ते हैं तार के साथ में तो याद रखना सीरीज में जोड़ते हैं, कैसे, श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ते हैं। और जब कभी भी करंट ज्यादा आएगा तो गर्म होगा, गर्म होकर के पिघल जाएगा, चूंकि उसका गलनांक क्या होगा तो कम होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई दे रखा है और कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकल परमाणु गैस है। एक बात बताइए, अगर आपसे यहां पर एकल परमाणु गैस की बात अगर करता है, जिसको हम लोग मोनो एटॉमिक गैस के बारे में जानते हैं मेरे भाई, एक बात बताइए एकल परमाणु गैस हम किसको कहते हैं। मैंने आपको बोला है मेरे भाई एकल परमाणु गैस जिसको हम लोग यहां पर कहते हैं मोनो एटॉमिक गैस के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर हम यहां पर किसकी बात करें तो अगर हम यहां पर मोनो एटॉमिक गैस की अगर बात करते हैं तो ये जो हमारा मोनो एटॉमिक गैस होता है जिसको हम लोग एक परमाणविक गैस भी इसको कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, तो एक परमाणविक गैस के नाम से भी जानते हैं, ये बात भी आपको किसी भी सूरत में ध्यान रखना है। और दूसरी बात है कि मोनो एटॉमिक एलिमेंट को अगर देखना होगा तो आप सीधा देखिए, यहां पर हम लोग बात करेंगे हीनी अर्कर जेरन, हीनी अर्कर जेरन, हीनी अर्कर मेरे भाई यहां पर जेरन याद रखना। और ये टोटल के टोटल जो एलिमेंट हमारे होते हैं ये किसके होंगे, तो ये टोटल के टोटल एलिमेंट हमारा यहां पर कहते हैं कि अक्रिय गैस का होता है। और 18वें ग्रुप के ये सारे के सारे एलिमेंट है। आप सबको गौर से देखिए,
देखिएगा यहां पर पता चल जाएगा सब एक ही एलिमेंट का हमारा बना हुआ है। जब सब एक ही एलिमेंट का है, जैसे हीलियम एक ही एलिमेंट से बना है, नियोन एक ही एलिमेंट से बना है, आर्गन एक ही एलिमेंट से बना है, तो ये सभी के सभी मोनो एटॉमिक होते हैं। तो मेरे भाई ये सभी के सभी कैसे होंगे, तो ये सभी मोनो एटॉमिक एलिमेंट है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सभी के सभी मोनो एटॉमिक एलिमेंट है, एक लाइन में ये चीज आपको ध्यान रखना है। और मोनो का मतलब एक होता है, एटम एटॉमिक मतलब कहने का मतलब मेरे भाई मोनो का मतलब एक, और एटॉमिक मतलब एक परमाणु की बात करेंगे, इसलिए एक परमाणु का सिंगल सिंगल हमारा ये बना हुआ रहता है। तो आप यहां पर बात करिए मेरे भाई कौन सा होगा, तो आर्गन की बात करेंगे। क्लोरीन की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मेरे भाई जब क्लोरीन को हम लोग लिखते हैं तो इसको Cl2 लिखते हैं, क्लोरीन गैस को कैसे लिखते हैं, Cl2 लिखते हैं। नाइट्रोजन गैस को कैसे लिखते हैं, तो N2 लिखते हैं। और यहां पर आर्गन गैस की जब हम बात करते हैं तो आर्गन सिंपल एक ही एटम होता है हमारा, Ar होता है, सिर्फ एक होता है। ये दो एटम है, ये दो एटम है, तो इसका मतलब मेरे भाई ये द्विपरमाणुक होगा, ये हमारा डायएटॉमिक होगा। लेकिन हमारा मोनो एटॉमिक अगर कोई होगा तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो एक ही एटम से में बना हुआ दिख रहा है, और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर सी जो होगा मेरे भाई ये किसी भी सूरत में हमारा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे यहां पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग यहां पर क्या करेंगे, तो करेक्ट करेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, रेयन जो हमारा होता है मेरे भाई एक पॉलीमर होता है, और इस रेयन का हम कहते हैं कहां से निर्माण होता है, एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है जिसको हमारे और आपके द्वारा बनाए। तो नाइलॉन भी सिंथेटिक पॉलीमर है, रेयन भी हमारा सिंथेटिक पॉलीमर है, टेफ्लॉन भी हमारा सिंथेटिक पॉलीमर है। तो रेयन हमारा किससे बनता है, तो याद रखना मेरे भाई ये सेलुलोज से बनता है। जो प्लांट की कोशिका भित्ति सेलुलोज की होती उसी से हमारा रेयन यहां पर क्या बनता है, कहेंगे एक पॉलीमर के रूप में हमारा होता है, जो हमारे और आपके द्वारा यह निर्मित किया जाता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से मेरे भाई हॉर्न सिल्वर किसको कहते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई जब हुई हॉर्न सिल्वर की बात करता है ये किसको कहते हैं, तो AgCl को कहते हैं। सिल्वर क्लोराइड को हम लोग कहते हैं, ये हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर सिल्वर क्लोराइड की बात करते हैं, AgCl ही बोलिए, AgCl को क्या कहते हैं, हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। और ये हॉर्न सिल्वर जो हमारा होता है ये किसके लिए होता है यूज ज्यादातर, तो आपको ध्यान रखना इसका इस्तेमाल फोटोग्राफी वगैरह में करते हैं। क्योंकि मेरे भाई AgCl जो हमारा होता है ये प्रकाश के प्रति काफी संवेदनशील होता है, जैसे ही सूर्य की प्रकाश पड़ेगी इसमें से हम कहते हैं कि सिल्वर हमारा अलग हो जाता है इस तरीके से, और क्लोरीन अलग हो जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड को हम लोग हॉर्न सिल्वर के नाम से जानते हैं, आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि मेढक की हम बात कही गए हैं। तो मेरे भाई जब कभी भी मेढक की बात कही है और मेढक किसके द्वारा शोषण करता है ये आपको बताना है। तो एक बात बताइए मेरे भाई, जब मेढक की बात अगर करते हैं तो ये मेढक हमारा क्या कहेंगे, उभयचर प्राणी होता है। ये कैसा प्राणी है, तो कहेंगे ये हमारा उभयचर प्राणी होता है। एक लाइन में इस बात को आप जान लीजिए, अगर मेढक की बात करेंगे तो ये कैसा प्राणी है, तो कहेंगे उभयचर प्राणी है। दूसरी बात, अगर मेढक मेरे भाई अगर ये सांस लेने की बात आता है तो मेढक तीन तरीके से सांस लेता है। मेढक किससे सांस लेता है, तो आप कहेंगे मेरे भाई मेढक जो होता है ये किससे लेगा, तो स्किन से भी सांस लेता है। मेढक स्किन से भी सांस लेता है, त्वचा से सांस लेता है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात, मेढक और किससे सांस लेता है, क्योंकि मेढक हमारा फेफड़ा से भी सांस लेता है, यानी लंग्स से भी सांस लेता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेढक हमारा लंग्स से भी सांस लेता है, इस बात को ध्यान रखना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको हम यहां पर फेफड़ा कहते हैं। इसी तरीके से अगर मेढक की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई मुख गुहा से भी सांस लेता है, इस बात को आप ध्यान रखना। ये मुख गुहा से भी सांस लेता है, इसको हम लोग बक्कल कैविटी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो बक्कल कैविटी कहते हैं, इससे भी ये सांस लेता है, ये बात ध्यान रखना। तो तीनों की अपनी अपनी कहानी है। अगर मेढक मेरे भाई जमीन में धंसा होता, अगर मिट्टी में धंसा है, अगर जमीन में धंसा है मेढक, तो किससे सांस लेगा, तो कहेंगे स्किन से लेगा। अगर मेरे भाई लंग से कब लेगा, जब ये जमीन पर होता है, जब स्थल पर होता है, जब जमीन पर होता है, ये जमीन पर जब हुआ तब लेगा, जब जमीन पर होता है तब लेता है। और मुख गुहा से कब लेगा, जब मेरे भाई जब पानी में होता है। जब कहां पर, जब ये पानी में होता है तब की बात करते हैं। तो ऐसे तीन तरीके से मेढक सांस लेता है, और ये तीनों के तीनों क्या है, तो श्वसन अंग में ही आता है जिससे सांस लेता है। तो बताइए मेरे भाई, ट्रैकिया से सांस नहीं लेगा, क्योंकि ट्रैकिया से कीट लेता है सांस। कौन, जितने भी कीट हैं सभी ट्रैकिया से सांस लेता है, लेकिन मेढक मेरे भाई फेफड़ा से सांस लेगा, और मेढक हमारा त्वचा से भी सांस लेगा। यानी कि दो स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, और ऐसी परिस्थिति में अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो एक से अधिक हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली आंसर करेंगे मेरे भाई, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस संघ के जंतुओं में पुनरुत्पादन की विशेषता क्षमता होती है। तो मेरे भाई पुनरुत्पादन की विशेषता विशेष क्षमता जो होती है वो इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव में होता है, ध्यान रखना। और इकाइनोडर्मेटा संघ के जो जीव होते हैं वो समुद्री होते हैं, ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचन प्रक्रिया है, ये आपसे पूछा गया है। मेरे भाई जब कभी भी पाचन प्रक्रिया की हम बात करते हैं, जब कभी हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर पाचन प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो एक लाइन में आप जान लीजिए कि पाचन प्रक्रिया में क्या होता है। जैसे कि आप यहां पर देख लीजिए कि पाचन प्रक्रिया में क्या होगा, तो मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि एमिनो एसिड से प्रोटीन बनेगा, फिर प्रोटीन से एमिनो एसिड बनता है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है मेरे भाई कि जो एमिनो एसिड होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो जो एमिनो एसिड होता है, इस एमिनो एसिड से क्या बनेगा, तो कहेंगे यहां पर प्रोटीन का निर्माण होता है, और फिर इसी प्रोटीन से हमें क्या बनता है, तो कहेंगे यहां पर एमिनो एसिड हमारा बनता है। ये साइकिल हमारा चलता है। तो जब प्रोटीन का पाचन होता है कुछ इसी तरीके से हमारा होता है, ध्यान रखेंगे। और प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो हमारे लिए यहां पर एक तो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, और ये ट्रिप्सिन एंजाइम होगा, और दूसरा हमारा कौन सा, कहेंगे यहां पर पेप्सिन एंजाइम होता है। इन दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। तो ट्रिप्सिन एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम होता है, इसका सिक्रेशन हमारे स्टमक से होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, कहां से, स्टमक से होता है। और इसका सिक्रेशन कहां से होता है, कहेंगे ये हमारे पैंक्रियाज से होता है। ये भी बात मेरे भाई एक सूरत में आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर बोला गया कि पाचन की प्रक्रिया की अगर बात करते हैं, जीवित प्राणी के शरीर में होने वाले जो पाचक प्रक्रिया होगी, उसमें प्रोटीन का एमिनो एसिड में विघटन ही हमारा कहलाता है। यानी प्रोटीन हमारा एमिनो एसिड में अगर बदल जाएगा तो ये भी पाचन प्रक्रिया में हमारा क्या इस तरीके से होता है। अगर मेरे भाई यहां पर बोला गया ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में, तो ग्लूकोज अगर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में अगर होता है तो ये विघटन की बात हम लोग कर रहे हैं। और ये क्रियाएं जो होती है मेरे भाई ग्लाइकोलिसिस की क्रियाएं होती है, ये हमारा पाचन की क्रियाएं नहीं होती है, ध्यान रखना है। तो मेरे भाई इस तरीके से आपको आंसर क्या करना है, तो आप आंसर करेंगे। ये सब रूपांतरण है, लेकिन ये हमारा क्या, तो मुख्य रूप से हमारा पाचन प्रक्रिया के लिए हमारा होता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला जो मुख्य भूमिका निभाता है वो कौन बनाता है, तो मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में अगर जब कभी भी आपसे पूछ लेता तो हम आरबीसी आंसर करेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर हम आरबीसी की बात कर ले, या फिर मेरे भाई अगर हम हीमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं, तो आरबीसी जो होता है हमारे हीमोग्लोबिन में ही मौजूद होता है। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन बोले या आरबीसी बोले, हमारे ब्लड में क्या करता है, कहेंगे CO2 का परिवहन करता है। तो मेरे भाई ये क्या करता है शरीर में, ध्यान रखना, हमारे शरीर की बात कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में CO2 तथा O2 का परिवहन करता है। CO2 तथा O2 को क्या करता है, तो एक ही लाइन में ध्यान रखना, ये परिवहन करता है। इस तरीके से मेरे भाई ये इसका परिवहन करता, आप सीधा सीधा आप आंसर करेंगे, और इस तरीके से आंसर करेंगे तो हमारे रेड ब्लड सेल्स हो जाएंगे। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये मेरे भाई अखंड ज्योति बैच हमारा चलता है, जिसमें थ्योरी की क्लासेस पूरा हम बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की अगर हम बात करते हैं, इसमें बेहतरीन क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ये वैसे क्लासेस है मेरे भाई जो कि आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आपको एग्जाम तक लेकर के जाएगा। और वैसे एग्जाम, जिस एग्जाम में अगर आप थोड़ा बहुत मार्क्स या फिर अगर आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे नहीं है, तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं ये बहुत हेल्प करेगा आपको एग्जाम को क्लियर करने में, क्योंकि थ्योरी भी आना बहुत जरूरी होता है। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि दुधारू पशु की बात करते हैं, इसमें से बीमारी कौन सा हमारा इन्फेक्शन के कारण होता है। तो मेरे भाई हम जानते हैं कि गाय भैंस वगैरह में माउथ फुट डिजीज होता है, जिसको फुट एंड माउथ डिजीज कहते हैं। एंथ्रेक्स भी होता है, और यहां पर ब्लैक क्वार्टर भी होता है, और मेरे भाई कॉपॉक्स भी होता है। तो हम कहेंगे इसमें से सभी डिजीज होता है। 1 2 3 4 हमारा सभी हो जाएगा। 1 2 3 4 कहीं नहीं दिया तो टुक में से डी ऑप्शन मारेंगे, और ये सभी के सभी इन्फेक्शन के कारण ये डिजीज होता है। आगे चलते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो मेरे भाई एक प्रकार का फैट है। एक लाइन में कहानी खत्म हो गया। आगे चलते हैं। अस्पताल से निकलने वाले जैविक कचरा, मेरे भाई अस्पताल में जितना भी जैविक कचरा होता है, और जैविक कचरा हम उसको कहते हैं जिसको आप बैक्टीरिया के माध्यम से सड़ा गला सकते हैं, या जो सड़ने गलने वाला होता है। तो अस्पताल से निकलने वाले जो जैविक हमारा कचरा होता है, उसके निपटान के लिए सबसे अच्छा तरीका मेरे भाई उसका भस्मीकरण कर देता है, क्योंकि वो हमारे लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। लंबे समय तक कठोर शरीर में मांसपेशी कह रहा है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात, यानी आप मेरे भाई लगातार काम कर रहे हैं, और लगातार काम करने के बाद आपके मांसपेशी में अगर थकान फील हो रहा है, तो आप समझ लीजिए मेरे भाई ऐसे में कि आपके मांसपेशी में लैक्टिक एसिड का जमाव हो गया है। और लैक्टिक एसिड का जमाव तब होता है जब आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए था, उतना नहीं मिल पाता है, तब जाकर के आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो जाकर के आपके मांसपेशी में स्टोर करता है, और फिर आपका मसल्स दर्द करता है। ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि जीवित प्राणी में क्रमिक विकास की हम बात करते हैं। जीवित प्राणी के क्रमिक विकास की दृष्टि से कौन सा हमारा यहां पर जो क्रम है वो हमारा सही है। तो सबसे पहले मेरे भाई क्या आया था, कहेंगे यहां पर मछली प्राणी था, और मछली प्राणी के बाद हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर हम कहेंगे उभयचर की हम बात करेंगे।
मछली प्राणी के बाद हम कहेंगे उभयचर होगा, और फिर मेरे भाई इस उभयचर के बाद हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर मछली हमारा ये हो गया जिसको शार्क के रूप में हम लोग देखते हैं, और फिर हम लोग यहां पर उभयचर की हम बात कर लेते हैं, और उभयचर के बाद हमारा फिर जो सीक्वेंस हमारा होगा कहेंगे यहां पर किसका होगा, तो हम यहां पर सरीसृप की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे मेरे भाई, तो सरीसृप की बात करेंगे, और सरीसृप के बाद जो हमारा होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। सरीसृप के बाद मेरे भाई क्या होगा, कहेंगे यहां पर हम पक्षी की बात कर लेते हैं, और पक्षी के बाद फाइनली हमारा क्या होगा, तो हम कहते हैं यहां पर मेरे पास स्तनधारी की हम बात करते हैं। तो पक्षी के बाद हमारा क्या होता है, स्तनधारी का विकास हुआ है। तो स्तनधारी का जो विकास हुआ पक्षी के बाद हुआ है। तो ये मेरे भाई क्या है, तो हम कहेंगे ये जो जीवित प्राणी है उसके विकास ऐसे ही हुए हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें से बताइए कौन सा आंसर करेंगे हम लोग, तो मेरे भाई शार्क हमारा मछली होता है, ये उदबलाव हमारा मछली नहीं है, शार्क हमारा मछली होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो शार्क मछली है, तो इसका मतलब हम लोग कहां से शुरुआत करेंगे, तो शार्क से शुरुआत करेंगे, क्योंकि शार्क हमारा मछली है, यहीं से शुरुआत होगा। इसका मतलब एक ही आंसर हमारे यहां पर मैच कर रहा है। दूसरी बात मेरे भाई टर्टल की बात करते हैं, कछुआ जिसको बोलते हैं, तो ये मेरे भाई कछुआ रेंगता है, तो सरीसृप हमारा हो गया। तो मछली के बाद हमारा सरीसृप भी हो सकता है, बीच में उभयचर नहीं है, तो मछली के बाद हम सरीसृप के साथ जाएंगे, इसलिए हम कहेंगे कच्छप, यानी कि जो कछुआ है उसकी बात कर रहा है, तो ये भी हमारा हो गया। और उसके बाद मेरे भाई क्या होगा कि उदबिलाव की हम बात करते हैं, यानी इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट होगा, बाद में की और सब हमारा इस तरीके से दे रखा था। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तो मेरे भाई जब ये ना तो अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा, तब ये कैसा कलर होगा, कहेंगे बैगनी कलर होगा। लेकिन जब इसको अम्लीय माध्यम में रखते हैं तो आपको ये कोड पता होगा मेरे भाई, इस कोड से आप याद रख सकते हैं, जिसको ABR कहते हैं। तो जब आप एसिडिक मीडियम में डालोगे तो ब्लू जो है वो लाल हो जाता है, और अगर BRB की अगर हम बात करते हैं, तो अगर बेसिक मीडियम में अगर रखोगे तो ये लाल हमारा ब्लू हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति मेरे भाई हम लोग देखते हैं कि अगर अम्लीय माध्यम में देखिएगा तो ब्लू जो है वो ब्लू जो है ब्लू कलर वो लाल हो जाएगा, और अगर क्षारीय माध्यम में डालिएगा तो लाल जो है वो ब्लू हो जाता है। लेकिन अगर ना तो अम्लीय होगा ना तो क्षारीय होगा, तो ऐसे में जो लिटमस होता है हमारा किस रंग का होता है, वो बैगनी होता है, ध्यान रखेंगे। और जो लिटमस पेपर तैयार होता है मेरे भाई वो लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे, तो लाइकेन से होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे भाई कहता है कि एक गोलीय केंद्र जिसकी त्रिज्या a दे रखी है, और उसको एक ऐसे द्रव में हम गिराते हैं जिस द्रव की श्यानता होती है, जो गाढ़ा द्रव होता है, तब आपसे कह रहा है कि सीमांत वेग हमारा क्या होगा, तो मेरे भाई सीमांत वेग का एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को आप ध्यान रखेंगे। और ये फॉर्मूला हमारा v इक्वल टू हमारा क्या होता है, कहेंगे यहां पर v इक्वल टू हमारा क्या होता है, यहां पर हमारा 2r², v इक्वल टू हमारा 2r², और हम कहेंगे यहां पर रो माइनस हमारा सिग्मा, और गुणों में हमारा क्या होगा, तो मेरे भाई हम कहेंगे यहां पर g इंटू हमारा ईटा होता है। तो हम लोगों को मेरे भाई यहां ध्यान रखना है कि 2πr², इस हिसाब से हमारा ये फॉर्मूला होता है, ये हमारा सीमांत वेग का ये फॉर्मूला होता है। लेकिन सीमांत वेग में जो वेलोसिटी है और ये जो r है, ये दोनों हमारा के साथ यहां पर समानुपाती का रिलेशन है। तो वेलोसिटी हमारा r के स्क्वायर का समानुपाती होगा, और r क्या है, तो मेरे भाई हम कहेंगे त्रिज्या की बात करते हैं। तो त्रिज्या हम किसकी बात कर रहे हैं, तो जो हमारा स्फीयर को गोलीय केंद्र को जो गिराया गया था, जो गोलीय हमारा था मेरे भाई, जो गोलीय हमारा यहां पर कह सकते जो स्फेरिकल बॉल था उसको गिराया था, उस स्फीयर का हमारा क्या होता है, यहां पर त्रिज्या होता है। यानी त्रिज्या मेरे भाई ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कि सीमांत वेलोसिटी हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो हम सीधा कह सकते हैं कि इस तरीके से त्रिज्या के स्क्वायर का क्या होता है, समानुपाती हो जाता है सीमांत वेग। ध्यान रखना, कई बार ये रिलेशंस पूछा गया, इस रिलेशंस को आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। अभिकर्मक जो हमारा होगा, जिसमें अभिकर्मक के साथ हमारा C6H5OH, मेरे भाई C6H5OH अगर कहीं पर लिखा हुआ, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो इसको हम लोग फिनॉल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर फिनॉल कहते हैं, ध्यान रखना। और फिनॉल का जो स्ट्रक्चर होता है मेरे भाई कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा फिनॉल होता है, इसी में OH ग्रुप लगा रहता है। अब मेरे भाई फिनॉल से कहता है कि हमारा C6H6 देता है, तो जो फिनॉल हमारा है वही क्या देता है, कहेंगे यहां पर बेंजीन का स्ट्रक्चर देता है। तो फिनॉल हमारा बेंजीन में तब परिवर्तित होगा मेरे भाई जब हम इसमें जिंक डस्ट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, जब हम इसमें जिंक डस्ट मिलाते हैं, जिंक के पाउडर को ऐड करते हैं, तब जाकर के हमें क्या प्राप्त होता है, यहां पर बेंजीन प्राप्त होता है, और ये बेंजीन हमें प्राप्त होगा, और साथ ही में जिंक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है। तो मेरे भाई इसको हम क्या कहते हैं, तो ये हमारा यहां पर फिनॉल होता है, और ये हमारा क्या होता है, इसको हम लोग यहां पर बेंजीन कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो फिनॉल से अगर बेंजीन बन रहा है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जिंक डस्ट को उसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं, मिलाते हैं। इसलिए आपसे बोला
गया है कि आप कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, आप कौन से विकर्मक का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा फिनॉल जो वो बेंजीन बन जाता है, तो आप कहेंगे मेरे भाई जिंक डस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये किसी भी सूरत में हमारे लिए राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला कहता है आदर्श गैस के बारे में बोला गया है, तो आदर्श गैस समतापीय प्रसार पर क्या होती है। तो मेरे भाई इसके लिए एक कंसेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी आदर्श गैस के इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आएंगे तो आपको ध्यान रखना है आदर्श गैस में क्या होता है मेरे भाई, तो कहेंगे जो आंतरिक ऊर्जा हमारा यू होता है ये हमारा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। ये किसी भी सूरत में आपको याद रहना चाहिए, आंतरिक ऊर्जा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हमारा होता है। केवल और केवल किसका टेम्परेचर होगा, तो केवल और केवल हमारा मेरे भाई आंतरिक ऊर्जा केवल और केवल हमारा टेम्परेचर का ही फंक्शन होता है। ये बात ध्यान में रखना, ना प्रेशर होगा ना वॉल्यूम होगा, केवल और टेम्परेचर का होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, इस मीनिंग को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये केवल और केवल आदर्श गैस में ही होता है, ये सब जगह नहीं होता है मेरे भाई। इसका मीनिंग ये होता है कि जो आंतरिक ऊर्जा हमारा होगा वो क्या होगा, कहेंगे जिस आंतरिक ऊर्जा की हम बात करते हैं ये आंतरिक ऊर्जा हमारा समानुपाती किसका होगा, कहेंगे यहां पर तापमान का होगा। इसका मीनिंग ये होता है, फंक्शन का मतलब मेरे भाई समानुपाती टर्म होता है। दूसरी बात, एक तो ये आपको ध्यान रखना है, दूसरा मेरे भाई इंथैल्पी के केस में भी होता है, और इंथैल्पी को ऐसे दिखाते हैं, और इंथैल्पी में हमारा फंक्शन ऑफ क्या होता है, कहेंगे यहां पर टेम्परेचर ओनली होता है। तो ये दोनों केस आपको किसी भी सूरत में याद रखना चाहिए, इंथैल्पी में भी होगा और साथ ही साथ मेरे भाई हमारा आंतरिक ऊर्जा में भी होगा। और एंथैल्पी को हम लोग एंथैल्पी ही पढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहां पर एंथैल्पी के नाम से ही जानते हैं। तो दोनों मेरे भाई नाम सेम ही है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। आप इसको इंग्लिश में भी कहेंगे ये हमारा एंथैल्पी ही होता है, और एंथैल्पी को ऐसे दिखाते हैं। तो अगर कभी भी आदर्श गैस की बात करेगा तो आदर्श गैस के लिए दोनों रिलेशन हमारा फुलफिल करता है कि H समानुपाती हमारा H समानुपाती T होगा और U समानुपाती T होगा। U आंतरिक ऊर्जा है और H हमारा एंथैल्पी होगा। तो हम ये कह सकते हैं मेरे भाई, इसका मीनिंग होता है कि एंथैल्पी समानुपाती हमारा किसका होगा, कहेंगे यहां पर तापमान का होगा, और वो भी केवल और केवल तापमान का होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई एक बात बताइए, जब आदर्श गैस की बात करते हैं और समतापीय प्रसार होता है, तो समतापीय प्रसार कहने का मतलब होता है सम का मतलब एक समान, ताप का मतलब तापमान, एक समान तापमान की बात करेगा, इसका मतलब इसमें टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा। जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा, जब मेरे भाई टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो आंतरिक ऊर्जा भी कांस्टेंट होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। यहां कह रहा है कि आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगा, यानी मेरे भाई ये स्टेटमेंट तो किसी भी सूरत में हमारा नहीं होगा। अगला कहता है एंथैल्पी बढ़ेगी, हाँ यहां कह रहा समतापीय कंडीशन होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मेरे तापमान कांस्टेंट होगा तो एंथैल्पी भी कांस्टेंट होगा। यहां तापमान को कांस्टेंट कह रहा है तो हम कहेंगे एंथैल्पी कैसे बढ़ सकता है, तो ये भी नहीं बढ़ेगा, ये भी कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन अगला कह रहा है कि तापमान अगर कांस्टेंट होगा तो मेरे भाई एंथैल्पी भी कांस्टेंट होता है। यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये किसी भी सूरत में मेरे भाई यहां पर राइट हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों रिलेशंस को आपको क्या करना है, संभाल के रखना है, लिख लेना है, चिपका लेना है, और कई बार क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तो आप आसानी से आंसर्स कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है मेरे भाई, कहता है कि यदि पृथ्वी के सूर्य, यदि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी और पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर कोणीय संवेग अनुक्रमानुपाती होता है तो होगा, यदि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी है तो पृथ्वी के बोला गया है मेरे भाई, तो पृथ्वी तथा सूर्य के चारों ओर का कोणीय संवेग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, तो कोणीय संवेग की बात करता है। एक रिलेशन हम लोग यहां पर जानते हैं मेरे भाई कि कोणीय संवेग हमारा क्या होता है, यहां पर dl अपॉन में यहां पर dt होता है। कोणीय संवेग संरक्षण होता है, तो कोणीय संवेग हमारा dl इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, कहेंगे dl इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, कोणीय संवेग हमारा क्या होगा, कहेंगे इस केस में हमारा समानुपात, कोणीय संवेग संरक्षित होना चाहिए। तो dl इक्वल टू हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। अगर dl इक्वल टू कांस्टेंट होगा तो हमारे पास कौन सा रिलेशन मिल सकता है, तो हम लोग यहां से अगर ढूंढेंगे तो मेरे भाई संवेग, कोणीय संवेग संरक्षण कहने वाला dl इक्वल टू हमारा कांस्टेंट होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। कोणीय संवेग संरक्षण की बात करता है, इसका मतलब क्या होगा मेरे भाई, कोणीय संवेग संरक्षण L इक्वल टू हमारा कांस्टेंट। अगर L इक्वल टू हमारा यहां पर कांस्टेंट है तो और सब रिलेशंस को हम कैसे निकाल सकते हैं। एक रिलेशन मेरे भाई टॉ इक्वल टू क्या होता है, आर अल्फा होता है, और यही चीज हमारा क्या होता है यहां पर dl अपॉन में हमारा क्या होता है, यहां पर dt होता है, dl अपॉन में dt होता है। अगर मेरे भाई ये हमारा कांस्टेंट हो गया तो dl की वैल्यू कितनी होगी, तो ये 0 हो जाएगा। जब L का मान कांस्टेंट है तो हम कहेंगे डिफरेंस का मान 0 हो जाएगा। जब डिफरेंस हमारा 0 हो जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या कहेंगे कि ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर 0/dt हो गया। अगर 0/dt तो हमारा 0 हो गया। अब टॉ इक्वल टू मेरे भाई क्या कहते हैं, हमारा टॉ इक्वल टू हमारा किसके बराबर, कहेंगे 0 के बराबर हो जाएगा। यानी टॉर्क हमारा 0 हो रहा है, और टॉर्क को हम लोग क्या लिखते हैं, RF लिखते हैं। तो ये किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछा गया मेरे भाई, 1 मिनट इसको हम वेरीफाई करते हैं थोड़ा सा।
इसको रहने दीजिए, एक मिनट मेरे भाई, इसको चेक करेंगे बाद में, ठीक है। थोड़ा दिमाग से स्किप कर रहा है कि इसमें कौन सा रिलेशन हमारे काम करते हैं, या तो क्वेश्चंस में लगता है कुछ यहां पर, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज, इसमें लगता है मेरे भाई कुछ क्वेश्चंस हमारा अधूरा है, क्योंकि इसमें बोला नहीं है। कह रहा यदि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी है, क्या है वो नहीं मेंशन किया है। अगर सूरज और बीच की दूरी है तो पृथ्वी के सूरज के चारों ओर कोणीय संवेग जो है अनुक्रमानुपाती होता है। इसमें लगता है मेरे भाई कि कुछ टर्म जो है हमारा मिस्टेक छूटा हुआ है, इसको हम स्टार करते हैं, देखेंगे, इसको चेक करेंगे। पौधे में रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की बात करते हैं हम, चलो आगे पहले हम लोग देख लेते हैं। अगर हम वाष्पोत्सर्जन की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, अगर हम वाष्पोत्सर्जन की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई वाष्पोत्सर्जन तो हमारा किस में होता है, प्लांट में होता है। जब कभी भी प्लांट में वाष्पोत्सर्जन होता है तो प्लांट के किस भाग में होगा, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, प्लांट में सबसे ज्यादा अगर होता है वाष्पोत्सर्जन तो कहां से होगा, कहेंगे स्टोमेटा से होता है। कहां से, स्टोमेटा से, जिसको रंध्र कहते हैं। और रंध्र कहां होता है, तो प्लांट की पत्ती में होता है। जो प्लांट की पत्ती होता है उसमें रंध्र होता है, और लगभग मेरे भाई 80 से 90% हमारा यहीं से हो जाता है। 80 से 90% हमारा यहीं हो जाता है। दूसरी बात मेरे भाई, और कहां से हो सकता है, तो दूसरा हमारा लेंटिसेल से होता है, ध्यान रखेंगे। दूसरा किससे होता है, लेंटिसेल से। और लेंटिसेल को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहां पर वात रंध्र के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ मेरे भाई लेंटिसेल से भी होगा और साथ ही साथ क्यूटिकल से भी होता है। किससे होगा, कहेंगे यहां पर क्यूटिकल से भी होता है। तो लेंटिसेल हमारा कहां पे होता है, कहेंगे लेंटिसेल तना में होता है। ये कहां पर होगा मेरे भाई, तो ये तना में होता है। तना में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको वातरंध्र के नाम से जानते हैं। ये पत्ती में होता है हमारा। और इसी तरीके से हम कहते हैं मेरे भाई, एक हमारा होता है क्यूटिकल की हम बात करते हैं। और जो क्यूटिकल होता है ये भी कहां पर होगा, ये भी हमारा पत्ती में होता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई कि इन दोनों को मिला करके लगभग हमारा 10% यहां से हमारा वाष्पोत्सर्जन होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पौधे में किसकी बात कर रहा है, पौधे में रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन पूछा है। रंध्र तो मेरे भाई यहां 80 से 90% तो हमारा वहीं से हो जाएगा। तो 80 से 90% हम लोग टिक आउट करेंगे। और 10% में ये दोनों हमारा शामिल होता है। लेंटिसेल की बात करते हैं और साथ ही साथ मेरे भाई क्यूटिकल की बात करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे 10% पर, दोनों हमारे 10% में आता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला हमारे पास मेरे भाई क्वेश्चन से क्या कहता है कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास लेकर के जाते हैं। अब मेरे भाई कोई कुंडली हमारे पास ऐसा है, ये कुंडली है, और इस कुंडली के पास क्या करते हैं, किसी चुंबक को लेकर के जा रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, तो एक मैग्नेट है, और इस मैग्नेट को क्या करते हैं, इसे हम कॉइल के पास लेकर के जाते हैं। जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास लाया जाता है तो जो कुंडली में प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होता है वह हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते, चुंबक की जैसे ही गति बढ़ाएंगे तो मेरे भाई इसके अंदर का विभवांतर हमारा क्या होगा, यहां पर बढ़ जाना चाहिए। विभवांतर क्या होना चाहिए, यहां पर बढ़ जाना चाहिए। जैसे हम उसके नजदीक लेकर जाएंगे तो विभवांतर हमारा बढ़ जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूर लेकर जाएंगे तो विभवांतर घट जाता है। आगे चलते, एक गोलीय दर्पण की बात कही गई है। तो हम लोगों को यह बात समझना है मेरे भाई कि जब कभी भी हम गोलीय दर्पण की बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम गोलीय दर्पण की बात करते हैं। और गोलीय दर्पण के दो पार्ट्स होते हैं मेरे भाई, एक हमारा उत्तल दर्पण होता है और दूसरा हमारा कैसा होगा, कहेंगे दूसरा हमारा यहां पर अवतल दर्पण की हम बात करते हैं। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की दो अलग अलग अपनी अपनी कहानियां हैं, लेकिन आपको समझना है कि गोलीय दर्पण एक किरण पुंज को मुख्य अक्ष पर किसी दिए गए बिंदु पर अभिसारित करती है। तो दर्पण के बारे में कौन सा कथन हमारे लिए क्या है, तो कहेंगे सही है। तो मेरे मुख्य बिंदु पर अगर अभिसारित करती तो वो कौन करेगा, तो हम लोग यहां पर देखेंगे। अगर अवतल दर्पण का शेप देखिए तो कुछ ऐसा होता है, ये अवतल दर्पण होता है, और बीचों बीच लाइन अगर पास करेगा, प्रधान अक्ष कहते हैं, जहां कट करेगा वहीं पोल होगा। कर्व इधर है तो सेंटर यहां होगा, सेंटर और पोल के बीच में मुख्य फोकस होगा। अब होता है क्या है मेरे भाई, कहता है किरण पुंज जो है मुख्य अक्ष पर, कह रहा कि किरण पुंज को मुख्य अक्ष पर किसी दिए गए बिंदु से किसी दिए गए बिंदु पर अभिसारित करता है। तो मेरे भाई ये क्या करेगा, जैसे कि मान लेते कि कोई प्रकाशीय किरण इसके समानांतर प्रधान अक्ष के समानांतर जाके टकराएगी, तो टकराने के बाद ये मुख्य फोकस से पास करेगी। ऐसे जितनी भी किरणें होंगे जो प्रधान अक्ष के समानांतर जाके टकराएगी वो हमेशा मेरे भाई मुख्य फोकस से पास करेगी। और मुख्य फोकस से मान लेते हैं एक किरण तो ये हो गया, दूसरा किरण हम नीचे से ले लेते हैं, ऐसे ही जाकर के टकराएगी। और ये अगर प्रधान अक्ष के समानांतर जाके टकराती है तो ये किससे पास करेगी, मुख्य फोकस से पास करेगी। तो मेरे भाई ये कहीं ना कहीं उसके फोकस पर जाकर के उसको क्या करेगा, तो अभिसारित करेगी। तो अभिसारित करेगी मेरे भाई, अभिसारी टर्म कुछ बता रहा है। एक बात बताइए, अवतल दर्पण हमारा कैसा दर्पण होता है मेरे भाई, हम कहेंगे अभिसारी दर्पण होता है। ये कैसा दर्पण होगा, कहेंगे अभिसारी दर्पण होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। और ये कैसा दर्पण होगा, कहेंगे ये हमारा अपसारी दर्पण होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हमारा अपसारी दर्पण होता है, ये हमारा अभिसारी दर्पण होता है। तो मेरे भाई एक बात तो क्लियर हो गया कि अभिसारित करता है, यानी कहने वाला हमारा उत्तल नहीं होगा, अवतल होगा। इसका मतलब मेरे भाई ये हमारा स्टेटमेंट सही है कि अवतल होगा। दूसरी बात है कि अवतल दर्पण की फोकस
दूरी ऋणात्मक होगी धनात्मक होगी। तो मेरे भाई साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी साइन कन्वेंशन हम लोग लेते हैं तो यहां से इधर देखिएगा, जिस तरह से पोल को यहां मानने वैसे ही ओरिजिन होता है। जब आप इधर जाते हैं तो कहते हैं प्लस होगा, जब आप इधर जाते हैं तो कहेंगे माइनस होगा। तो मेरे भाई अगर फोकस दूरी की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि फोकस दूरी इसका कह रहा है कि धनात्मक होगा दर्पण का, हम कहेंगे नहीं हम इधर की ओर जाएंगे। और कोई भी दूरी पोल से मापते हैं, पोल से इधर की ओर जाएंगे तो कहेंगे फोकस दूरी होगा, और पोल से इधर की ओर आ रहे हैं, जो पोल है वही ओरिजिन है। अगर इधर की ओर आ रहे हैं इसका मतलब मेरे भाई फोकस की दूरी नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। यहां कह रहा है कि धनात्मक होगा, जो कि बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट हमारा नहीं हो सकता है। दूसरी बात कहता है मेरे भाई कि अभिसरण बिंदु जो हमारा होता है वो दर्पण का मुख्य फोकस होता है। अब इस पर कोई भी किरणें आकर के टकराएगी समानांतर और वो कहां पर अभिसारित होगी, कहेंगे फोकस पर होगा। तो ये स्टेटमेंट मेरे भाई किसी भी सूरत में हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पहला और तीसरा करेक्ट है। इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे यहां पर राइट हो जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है कि समानांतर क्रम संयोजन की हम बात करते हैं। मेरे भाई जब प्रतिरोध का समूहन हम करते हैं तो दो तरीके से हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखना। जब प्रतिरोध के समूहन की हम बात करते हैं इसको दो तरीके से हम जोड़ते हैं, और दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए। एक मेरे भाई क्या होता है, एक को हम लोग यहां पर श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं, ये हमारा श्रेणी क्रम समूहन होता है। और दूसरा हमारा क्या होता है, हमारा समानांतर क्रम समूहन होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो एक हमारा श्रेणी क्रम, दूसरा हमारा समानांतर क्रम समूहन होता है। ये दोनों समूहन को ध्यान में रखना। अब मामला यह है मेरे भाई कि जब श्रेणी क्रम समूहन की बात करते हैं तो याद रखना कि टोटल प्रतिरोध का मान हमेशा ज्यादा होता है। ये इक्विवेलेंट प्रतिरोध का मान हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें क्या करते हैं डायरेक्ट सभी प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। जब सब कुछ को जोड़ दीजिए टोटल मान हमेशा बढ़ जाएगा। लेकिन समानांतर प्रतिरोध की अगर बात करते हैं मेरे भाई तो इसमें टोटल प्रतिरोध जो आर इक्विवेलेंट होता है इसका मान हमारा क्या होता है, घट जाता है, और उसमें जुड़े हुए जितने भी प्रतिरोध होंगे सबके मान से उसका मान कम हो जाता है। दूसरी बात मेरे भाई हम लोग सीरीज की बात करते हैं तो एक ही तार में सारे प्रतिरोध जुड़े हुए रहते हैं। इसमें एक ही तार में सारे प्रतिरोध जुड़े हुए थे, से ये R1 है, ये R2 है, ये R3 हमारा होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर मान लेते एक प्रतिरोध ये है, दूसरा प्रतिरोध हमारा ये है, तीसरा प्रतिरोध हमारा ये है, तो तीनों का स्टार्टिंग बिंदु तीनों का अंत बिंदु ऐसा होता है। हम कहेंगे यहां पर R1, हम कहेंगे यहां पर R2, हम कहेंगे यहां पर R3। यहां पर मेरे भाई क्या होगा, R1 R2 R3 होगा। तो इसमें क्या होगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से जुड़ा हुआ रहेगा। एक का अंत होगा, दूसरे का शुरुआत होगा, लेकिन यहां पर सबका शुरुआत सबका अंत जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए यह समानांतर क्रम होता है। तो मेरे भाई एक बात आप बता दीजिए कि जब कभी भी आप समानांतर क्रम समूहन की बात करते हैं तो बताइए कह रहा कि संयुक्त में कई प्रतिरोध को इनमें से कौन कथन सही होंगे। तो सभी प्रतिरोध दो दिए गए बिंदु, तो मेरे में दो दिए गए बिंदु कौन सा होगा, तो मेरे भाई ऐसा समझ लीजिए कि एक बिंदु हमारा यहां पर है और एक बिंदु हमारा यहां है, और इसको इसके साथ जोड़ दिए टोटल का टोटल और टोटल इसके साथ। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं सभी प्रतिरोध को दो दिए गए बिंदुओं के बीच हम लोग जोड़ते हैं। एक बिंदु मेरे भाई यहां, एक बिंदु यहां, चाहे एक बिंदु यहां, चाहे एक बिंदु यहां, इसी के बीच में सारा प्रतिरोध हमारा जुड़ा हुआ रहता है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, करेक्ट होगा। प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध हमारा होगा वो कहता है कि व्यष्टि प्रतिरोध से हमारा अधिक होता है। मेरे भाई व्यष्टि प्रतिरोध की अगर बात करते हैं इसमें से किसी एक प्रतिरोध के मान से कहता है कि यहां पर अधिक होगा। तो मेरे भाई किसी भी प्रतिरोध से इसका मान अधिक नहीं होगा। जब भी आप समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो टोटल प्रतिरोध का हमेशा मान कम होगा, और इसमें जो सबसे कम होगा उससे भी इसका मान कम होगा। यह बात आपको ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा हुआ है। तो यहां कह रहा है कि परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध हमारा होगा, व्यष्टि प्रतिरोध किसी एक प्रतिरोध से कहता है अधिक होगा, सबसे कम होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये गलत स्टेटमेंट हमारा है। प्रत्येक प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच विभवांतर समान होगा, और हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई जब समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमारे वोल्टेज क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। लेकिन करंट मेरे भाई कांस्टेंट नहीं होता, करंट का हमारा डिवीजन होता है, करंट नॉट इक्वल टू कांस्टेंट होगा। जब श्रेणी क्रम समूहन की बात करते हैं तो ऐसे में करंट हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और वोल्टेज हमारा नॉट इक्वल टू कांस्टेंट होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि दो स्टेटमेंट हमारे सही है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। और जब पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है तो ऐसी परिस्थिति में इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा, और आंसर हम लोग क्या करेंगे, तो बी हमारा किसी भी सूरत में यहां पर राइट हो जाना है। आगे चलते हैं, अगला कहता है कि एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर अगर आपतित होती है तो यह आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच में निर्मित न्यून कोण हमारा क्या होगा। मेरे भाई अवतल दर्पण पहले बता दीजिए। अवतल दर्पण कुछ इस तरीके से हमारा चम्मच के आकार का अवतल दर्पण होता है, आप बना दीजिए। और इसके बीचों बीच जो लाइन पास करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। इसको प्रधान अक्ष यहां पर बना दीजिए। जहां पर कट करेगा उसी को पोल कहेंगे। कर्व इधर है तो सेंटर इधर होगा, सेंटर और पोल के बीच में क्या होगा, कहेंगे मुख्य फोकस होगा। अब कहता है मेरे भाई कोई भी प्रकाश की किरण की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है एक प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। अब कहता है मेरे भाई अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो आपतित किरण
और मुख्य अक्ष के बीच निर्मित न्यून कोण क्या कहलाता है? यानी कहने का मतलब ये तो बहुत ही सिंपल पॉइंट बोल दिया मेरे भाई। जैसे कोई भी प्रकाश की किरण ऐसे जाकर के कहां पर टकराए तो ध्रुव पर, करेक्ट। कोई भी प्रकाश किरण कैसे टकराएगी तो ध्रुव पर टकराएगी। तो मेरे भाई अविलंब इसको हम लोग कहते हैं, इसको प्रधान अक्ष कहते हैं। और प्रधान अक्ष और ये अविलंब दोनों होता है, क्योंकि ये हमारा दर्पण पर 90 डिग्री पर ये लाइन होता है, तो ये हमारा प्रधान अक्ष भी होगा और ये हमारा अविलंब भी होगा। और हम कहते हैं कि अविलंब और आपतित किरण के बीच का जो एंगल होता है उसको आपतन कोण कहते हैं, क्योंकि जो आने वाली किरणें होती है उसको आपतित किरण के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मेरे भाई ये कैसी किरण है तो कहेंगे इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और ये हमारा अविलंब होता है। जो प्रधान अक्ष होता है मेरे भाई वह काल्पनिक होता है, लेकिन इस दर्पण पर हमेशा लंबवत आता है, टकराता है, तो कहेंगे अविलंब भी होगा। और अविलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। तो आप यहां देख लीजिए, कहता है एक अवतल दर्पण के सामने ध्रुव पर मेरे भाई क्या होती है, वो प्रकाश की किरणें आपतित होती है। तब कहता है कि आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच, तो आपतित किरण और मुख्य अक्ष, आपतित किरण हमारा ये है और मुख्य अक्ष हमारा ये है, उसके बीच जो कोण बन रहा है उसको आपतन कोण कहेंगे। और जो आपतन कोण हमारा होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, कहीं यहां पर करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। और ऑप्शन सी हम कहेंगे यहां पर हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन याद रखना जो प्रधान अक्ष हमारा होता है ये काल्पनिक होता है, लेकिन किसी भी दर्पण पर प्रधान अक्ष जब उससे पास करता है उस दर्पण के परावर्तक सतह पर हमेशा लंबवत होता है, 90 डिग्री पर हमारा होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु कह रहा है कि 36 दिशा में इतना मीटर पर सेकंड से गति उसका बढ़ करके इतना मीटर पर सेकंड हो गया। मेरे भाई एक बात याद रखना, और आपसे क्या पूछा, आपसे फाइनली कार्य पूछा है। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और कार्य पूछेगा, गति बढ़ा करके अगर कार्य पूछ लेगा, इसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, कहानी इसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे भाई वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा कहता है कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखेंगे वर्क डन इक्वल टू हमारा क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। और हम लोग कहेंगे कि वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, हम कहेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी अब माइनस क्या कहेंगे मेरे भाई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, तो हम कहेंगे यहां पर हाफ हो गया एम वी फाइनल का स्क्वायर हो गया, माइनस हाफ हो गया एम भी इनिशियल का स्क्वायर हो गया। अब मेरे भाई इसमें से कॉमन ले लीजिए तो आपको m/2 कॉमन मिल जाएगा और वेलोसिटी फाइनल का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी इनिशियल का स्क्वायर हो जाएगा। और तब कहेंगे यही हमारा कार्य होगा, यही हमारा वर्क डन होगा। तो मेरे भाई इतना करने का झंझट नहीं पालना आपको, डायरेक्ट इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। जब कभी भी आपको ऐसा बोल देगा क्वेश्चन में कि हम क्या किए, तो किसी वस्तु की बात इसका अपना द्रव्यमान होगा और उसकी गति को, उसकी गति कितनी थी 5 थी और उसकी गति कितनी कर दी तो 10 कर दी, तो 5 से उसकी 10 की गति को अगर 10 कर दिए तब अगर कहता है कार्य कितना होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना और तुम्हारे आंसर्स आ जाएंगे। अब मेरे भाई कुछ नहीं, इस फॉर्मूला में आप पुट कीजिए, आंसर्स आपके आएंगे। बताओ हमारे द्रव्यमान कितने, तो कहेंगे 4 kg है, तो 4/2 हो गया। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, तो अंतिम वाला हमारा 10 है, 10 का स्क्वायर कितना, तो कहेंगे 100 हो गया। और पहले का कितना, तो 5, 5 का स्क्वायर कितना, तो कहेंगे हमारा 25 हो गया। तो मेरे भाई आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां पर कहीं ना कहीं 2 हो जाएगा और ऐसे में क्या होगा, तो कहेंगे हमारा 2 हो गया, 2 गुना में हमारा यहां पर 75 होगा और 75 गुना में हम कहेंगे 150 होगा। इतना जूल हमारा कार्य होगा, यानी जो कार्य होगा मेरे भाई वो 150 जूल होगा। और ऐसी परिस्थिति में इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपके लिए राइट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको किसी भी सूरत में याद रखना है, और नहीं तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मेरे भाई ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला इसके लिए है ही। तो इसके लिए आपको ये दीवार में चिपका लीजिएगा। ये ऐसा क्वेश्चन है कि इस बार भी बीपीएससी टीआरई 3.0 में ये क्वेश्चन आपके लिए आया था, ध्यान रखेंगे। अगला मेरे भाई दे रखा है कि बताइए कौन सा हाइड्रोकार्बन हमारा CnH2 है, तो बताइए मेरे भाई अल्केन अल्काइन होगा, नहीं अल्केन होगा, नहीं अल्काइल होगा, नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा। आंसर करेंगे में से कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये अल्कीन का फॉर्मूला है। CnH2n जो होता है वो अल्कीन का फॉर्मूला होता है। तो इस परिस्थिति में आंसर करेंगे मेरे भाई कोई नहीं। आगे चलते हैं। पारगम झिल्ली की बात करता है, कह रहा चयनित पारगम झिल्ली, यानी कि मेरे भाई हम लोगों को यहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं। जो ये झिल्लियां हैं इनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देता है, तो मेरे भाई जो विलायक अणु होते हैं उसको अनुमति देगा, लेकिन जो विलय होते हैं उनको अनुमति नहीं देता है। तो हम कहेंगे केवल विलायक अणु को अनुमति देता है। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होता है हमारा कहां पे इस्तेमाल होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस में होता है। और रिवर्स ऑस्मोसिस में मेरे भाई केवल विलायक के अणु ही गति करते हैं, विलय के अणु गति नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान रखना, आर पार नहीं होते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई दे रखा है, कहता है कि 4 भिन्न भिन्न तत्व आपको दे रखा है और सबके परमाणु क्रमांक दे रखे हैं। मेरे भाई तत्व जो हमारा लिखा है वो कौन है, तो ए तत्व को बोला है 9 है इसका परमाणु संख्या, जो बी तत्व है इसका परमाणु संख्या 11 है, जो हमारा सी तत्व है इसका परमाणु संख्या 19 है, और जो डी तत्व है मेरे भाई इसका परमाणु संख्या 37 है। एक बात बताइए मेरे भाई, अगर किसी का परमाणु संख्या 9 होगा तो वह फ्लोरीन का होगा, अगर किसी का परमाणु संख्या 11 तो कहीं ना कहीं ये सोडियम का होगा, अगर किसी का परमाणु संख्या 19 है तो कहीं ना कहीं मेरे भाई ये पोटासियम का होगा,
होगा, क्योंकि पोटासियम का परमाणु संख्या कितना 19 होता है। और इसी तरीके से अगर देखेंगे तो हमारा अगर 37 की अगर बात करेंगे तो ये हमारा किसका, तो कहेंगे रुबिडियम का होगा। तो मेरे भाई आपसे बोला गया है कि इसमें से ये बताइए कि पूरे आवर्त सारणी में उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए असंगत तत्व को चूज करना है, यानी कौन हमारा दूसरे श्रेणी में आता है। तो मेरे भाई अगर आप इसको गौर से देखिएगा, इन चारों एलिमेंट को जब आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इन तीनों में से इन तीनों को अगर हम रखेंगे तो ये तीनों हमारा ये पहले ग्रुप में आता है, ये फर्स्ट ग्रुप का हमारा एलिमेंट होता है, ये फर्स्ट ग्रुप का हमारा एलिमेंट होता है। और मेरे भाई ये किसका, तो कहेंगे ये 17th ग्रुप का एलिमेंट है, इस बात को ध्यान रखेंगे, जो हैलोजन फैमिली होता है। तो ये 17th ग्रुप में हमारा होगा। तो असंगत कौन होगा, कहेंगे फ्लोरीन होगा। और फ्लोरीन कौन है, तो कहेंगे ए वाला होगा। इसीलिए मेरे भाई हम कहेंगे ए वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, चूंकि ये असंगत होगा। और इस तरीके से आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा क्या कहेंगे, यहां पर हमारा किसी भी सूरत में सी जो होगा वो हमारा राइट हो जाएगा। प्रियंका भारती सर, क्या ऐप पर भी क्लासेस है, कोई बताइए कौन सी क्लासेस की बात कर रहे हैं प्रियंका जी, एक बार आप सही से बताइए। देखिए हम आप सभी लोगों को बता देना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मेरे साथ प्रैक्टिस करना है, अब बेहतरीन क्वेश्चन का समावेश आपको चाहिए, आपको लगता है कि हमको जीरो से हीरो बनना, हर एक चीज तक पहुंचना है, एक ही बार में एग्जाम क्लियर करना है, उनके लिए नियुक्ति बैच की क्लासेस प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। उसमें 4000 क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन वहां पर हम देते हैं, क्योंकि ये तो टेस्ट का डिस्कशन है, वहां पर हमको डिटेल एक्सप्लेनेशन देना होता है और एकदम प्यार से पढ़ाते हैं, बहुत मजेदार तरीके से आपको पढ़ाएंगे। आप अगर उसको करते हैं तो आप समझिए कि वो सब कुछ का रामबाण इलाज है। दूसरी बात, अगर थ्योरी आपकी बहुत वीक है तो अभी न्यू बैचेस हमारे आए हैं, इंजेक्शन बैच, या नहीं तो मेरे भाई अगर आपको लगता है कि पहले से कुछ पढ़ा हुआ मटेरियल चाहिए तो आप अखंड ज्योति बैच ले सकते हैं। तो अखंड ज्योति बैच हमारा थ्योरी के लिए है, और उसके बाद हमारा इंजेक्शन बैच भी थ्योरी के लिए है। तो न्यू में इंजेक्शन बैच है और पुराना बैच हमारा जो पहले से चल रहा है उसको अखंड ज्योति बैच के नाम से जानते हैं। थ्योरी के लिए वो दोनों बैचेज हैं। और अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे साथ करना है, 4000 क्वेश्चन हम डेली कराएंगे आपको, वैसे वैसे तो आप समझिए कि 4000 क्वेश्चन का सीरीज जो आप कर लीजिएगा नियुक्ति बैच में, कुछ नहीं बचेगा, पूरा ओवरऑल सब जगह का एकोमोडेशन उसमें हम डाल देंगे। तो लगेगा कि साइंस आपको ऐसे ही सब कुछ बुझा गया है, आप 99% केस में आप स्कोर करके आएंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, हर एक एग्जाम में आप स्कोर करके आएंगे। तो दोनों बैचेज अवेलेबल हैं, आप उस चीज को वहां पर जाकर के देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर सब कुछ अवेलेबल है। बाद बाकी मेरे भाई वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर होता है, आपके भूख के ऊपर होता है कि आपको कितना करना, नहीं करना है, क्या करना नहीं करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारी तरफ से मेरे भाई सब कुछ अवेलेबल है, बस आप मेहनत कीजिए, देखिए सफलता कैसे नहीं मिलती है। आगे हम बात करते हैं मेरे भाई उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात करते हैं। एक बात बताइए मेरे भाई, जब कभी भी हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया की हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो जब कभी भी हम उदासीनीकरण अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं, अगर मेरे भाई इस उदासीनीकरण अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं, होता क्या है इस केस में, तो आपको यह पता होगा मेरे भाई कि अम्ल और क्षार जब मिलता है, किसकी बात करेंगे, तो अम्ल और जब क्षार का रिएक्शंस होता है तो इससे लवण और जल की प्राप्ति होती है, इससे लवण और जल की प्राप्ति होती है। और यही जो रिएक्शंस हम यहां पर देख रहे हैं, इसी रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कहते हैं और इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जब भी अम्ल और क्षार का रिएक्शन होगा तो लवण और जल की ही प्राप्ति होगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई बताइए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए हमें क्या चीज की जरूरत होगी, तो सीधा कहेंगे अम्ल और क्षार चाहिए, और अम्ल और क्षार जहां दे रखा है वही हमारे लिए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्ल होगा फिर क्षार होगा, लेकिन ये ऑर्डर कैसे मिलाएंगे, क्योंकि यहां भी दे रखा है, तो यहां पर आपको पहले H+ दे रखा है, तो मेरे भाई H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होता है ये अम्लीय माध्यम को दिखाता है, ये अम्लीय माध्यम को बताता है, और OH- बाद में है तो ये हमारे क्षारीय माध्यम को बताता है। इसलिए हम कहेंगे अम्ल पहले होगा क्षार बाद में होगा, तो इसलिए अम्ल पहले और क्षार बाद में, इस तरह के आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा नियुक्ति बैच से भी बहुत फायदा मिल रहा है, बिल्कुल मेरे भाई आप लगातार क्लास करते तो जाइए, और इतनी थ्योरी उसमें करा देंगे, इतना क्वेश्चंस के जरिए थ्योरी करा देंगे कि आपको लगेगा कि आप किसी भी एग्जाम में साइंस में सबसे अच्छा आप कर पाएंगे। अगर आपकी साइंस बहुत वीक है, आप उसको करके देखिए, पता चल जाएगा आपको। मेरे भाई ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये चुटकी में आंसर बनना चाहिए। रासायनिक समीकरण की अगर बात करता है, किसी भी रासायनिक समीकरण के अंदर पदार्थ के जो या सूत्र के बाद जो लिखा जाता है एक्वस, जैसे मेरे भाई अगर हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट, समझना गौर से, कॉपर सल्फेट के बाद एक्वस लिख देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, जैसे कहीं पर आप लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिखा हो, इसका मतलब ये गैस को रिप्रेजेंट करता है। एक्वस का मतलब क्या होता है मेरे भाई, एक्वस का मतलब होता है वो जलीय विलयन को बताता है, एक्वस का मतलब जलीय विलयन होता है मेरे भाई। तो अगर कहीं पर एक्वस के बारे में अगर पूछा गया तो आप सीधा कहेंगे कि सर कुछ नहीं सोचेंगे, जलीय विलयन मार के आएंगे और वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे मेरे भाई इसी की हम बात कर रहे थे, अखंड
ज्योति बैच किसके लिए है? कंप्लीट थ्योरी की क्लासेस आपको मिलेगी, जिसमें फिजिक्स आपको अपर लेवल तक हम आपको लेकर जाएंगे, केमिस्ट्री भी बहुत डिटेल से कराएंगे और बायो की भी क्लासेस आपकी होगी। तो मेरे भाई 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 अगर किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो अखंड ज्योति बैच आपके लिए रामबाण होगा। और ये पुरानी बैचेज है, इसमें लगभग क्लासेस आपकी बहुत सारी निकल चुकी है, लेकिन अगर न्यू बैचेज लेना होगा, अगर फ्रेश बैचेज लेना होगा, उसके लिए आप इंजेक्शन बैच लीजिए। इंजेक्शन बैच की क्लासेस आपकी लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलनी है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है मेरे भाई कि मटर के पौधे पर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, बिल्कुल सही बात है। जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही थे, इनमें से कौन से गलत स्टेटमेंट है उसको ढूंढना है। तो मेरे भाई कह रहा कि यहां पर एक हमारा एक कह रहा कि अन्य सब सही है लेकिन एक गलत है, कौन सा इसमें गलत है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले मेरे भाई बोला है कि जीनों का पृथक्करण युग्मक के निर्माण के दौरान होता है। और मेरे भाई जीनों का जो पृथक्करण होता है, यहां पर बोल दिया है मेरे भाई कि जीनों का जो पृथक्करण हमारा होता है, जो जीन का पृथक्करण होता है वो कब होता है? कहेंगे युग्मक के निर्माण के दौरान होता है। जब यहां पर क्या बनता है? कहेंगे गैमेट्स की हम बात करते हैं, उस समय इसकी जरूरत पड़ती है। तो जीनों का जो पृथक्करण की बात करते हैं युग्मक के दौरान होता है, ये बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डीएनए के छोटे से भाग को जीन कहते हैं और उसी समय हमारा क्या होता है? युग्मक के निर्माण के दौरान हमारा क्या होता है कि वो हमारा अलग होता है और हम कहते हैं कि जीनों का पृथक्करण होता है। ये मेरे भाई स्टेटमेंट हमारा क्या कहेंगे यहां पर राइट है, ये राइट है। अगला कहता है कि प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन हमारे दो प्रतिरूप रूप में होते हैं, ये तो गलत है मेरे भाई। यानी प्रत्येक युग्मक, जैसे आप मान लेते हैं कि मटर के पौधे पर क्रॉस कराया तो दोनों लंबा पौधा लिया या फिर दोनों बोना पौधा की बात करते हैं। तो मेरे भाई जब लंबा पौधा की बात करेंगे तो ये गैमेट में जब टूटेगा तो एक कैपिटल होगा, एक हमारा फिर कैपिटल होगा। इसको भी अगर तोड़ेंगे तो मेरे भाई ये भी हमारा स्मॉल टी होगा, ये भी स्मॉल टी होगा। मेरे भाई आप यहां पर गौर से देख लीजिए, कह रहा है कि प्रत्येक युग्मक की हम बात करते हैं, प्रत्येक युग्मक में यानी कि प्रत्येक गैमेट की हम बात करते हैं, उसमें कह रहा है कि एक ही जीन के दो प्रतिरूप होते हैं, जो कि गलत है मेरे भाई। एक ही जीन के एक ही प्रतिरूप अगर होंगे तो ये हमारा स्टेटमेंट सही होता, क्योंकि ये गलत है तो गलत को आंसर हम लोग ऐसे करेंगे। अगला कहता है कि जीन विशिष्ट इकाइयों के रूप में वंशागत होते हैं। तो मेरे भाई ये तो बात सही है कि आनुवांशिकी का कारण हमारा जीन ही होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा किसी भी रूप में सही होगा। तो बी गलत था, गलत आंसर करना था, आंसर करेंगे बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शारीरिक अगर किसी में मेरे भाई ये बोलता है कि शारीरिक परिवर्तन की बात करते हैं और यौन विकास की बात करते हैं, यानी पुबर्टी एज में आप देखते होंगे कि जनरली ऐसा होता है, लेकिन आपसे पूछा गया क्या नहीं होता है। मेरे भाई सबसे पहले तो आवाज में बदलाव आ जाता है। आप जैसे से बड़ा होते हैं, बच्चे से बड़ा होते हैं, आपकी आवाज में चेंजेस आते हैं। मेरे भाई अगर हम फीमेल की बात करते हैं उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल वगैरह स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये मोटापा जो है ये बच्चे में भी हो सकता है, बड़े में हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ये कोई रीजन नहीं है हमारा पुबर्टी एज का। इसलिए कहेंगे मेरे भाई यहां पर हम कहेंगे ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दे रखा है। आगे, मानव शरीर में श्वसन वर्णक के रूप में हमारा क्या होता है? तो मेरे भाई एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब मानव शरीर की बात कही गई है, हम किसकी बात करते हैं? मानव शरीर की बात कही गई है। तो मानव शरीर में क्या होता है? कहेंगे हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। आप सभी को पता होगा मेरे भाई, इस हीमोग्लोबिन में ही क्या होता है? कहेंगे इसी हीमोग्लोबिन में आरबीसी भी मौजूद होता है, ये बात आपको पता होगा। तो मेरे भाई मानव शरीर का जो हमारा यहां पर पिगमेंट की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग श्वसन पिगमेंट कहते हैं, वो हमारा हीमोग्लोबिन होता है। इस बात को ध्यान रखना, यहां पर हम श्वसन पिगमेंट की अगर बात करते हैं, श्वसन वर्णक की बात करते हैं या श्वसन पिगमेंट की अगर बात करते हमारा हीमोग्लोबिन होता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता आरबीसी भी टिक आउट कर सकते हैं। तो यहां आरबीसी दे रखा है, तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा किसी भी सूरत में हमारे लिए क्या होगा? तो कहेंगे यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला कहता है कि हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त। ऑक्सीजन युक्त रक्त कहने का मतलब होता है मेरे भाई ये शुद्ध रक्त की बात करता है। समझना गौर से, अगर हमारे ब्लड में, हमारे हार्ट में ऑक्सीजन युक्त रक्त की अगर बात करता है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग हमारा क्या होता है? यहां पर हम शुद्ध रक्त की बात करते हैं। एक लाइन में ये कहानी सिंपल है। तो ये मेरे भाई कैसा रक्त होगा? कहेंगे हमारा ये शुद्ध रक्त होगा। अब ये शुद्ध रक्त है। और दूसरी बात कहता है कि हमारे ब्लड में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड अगर मिला हुआ है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हमारा होता है, तो आप ऐसी परिस्थिति में आप क्या कहोगे मेरे भाई? तो ये हमारा कहीं ना कहीं अशुद्ध रक्त होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो एक हमारा शुद्ध रक्त है और एक हमारा अशुद्ध रक्त है। तब कहता है कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को आपस में मिलने से रोकने के लिए क्या सहायक होता है? लेकिन कहां पर बोला गया है? हमारे हार्ट में बोला गया है। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखेंगे, हमारे हार्ट में। तो हम लोग जानते हैं हमारे का हार्ट का जो चेंबर होता है वो 4 गो चेंबर होता है। हमारे हार्ट में 4 चेंबर होता है और ये चारों चेंबर को अगर देखिएगा तो कुछ इस तरीके का हमारा चेंबर होता है। और इधर का भित्ति मोटा, इधर का भित्ति हमारा पतला होता है।
इसी में हम कहते हैं कि दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय। अब मेरे भाई क्या होता है, इसमें वेल्व लगा रहता है, इसी में ट्राइकस्पिड वाल्व हमारा होता है। तो दायां आलिंद दायां निलय के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होगा और बायां आलिंद बायां निलय के बीच में हमारा बाइकस्पिड वाल्व होता है। लेकिन मेरे भाई चाहे ये वाल्व रहे कि चाहे ये वाल्व रहे, ये दोनों वाल्व की हम बात करते हैं, ये दोनों के दोनों वाल्व कैसे होते हैं, तो मेरे भाई ये हमारा ऐसा वाल्व होता है, वन वे टाइप वाल्व होता है। ब्लड आ जाएगा लेकिन रिटर्न नहीं होता है। ये कैसा वाल्व होगा, तो इसको हम लोग वन वे टाइप वाल्व कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यानी कि जिससे आ गया तो समझ लीजिए उससे जाएगा नहीं। तो अशुद्ध रक्त हमारा इससे आता है लेकिन मेरे भाई शुद्ध रक्त इससे जाता नहीं। इस बात को ध्यान रखेंगे, एक बार अगर आएगा तो अशुद्ध रक्त ही हमारा आता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति में तो कक्षा के बीच में क्या होती है, भित्ति होती है, यानी कक्षा के बीच में भित्ति, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे भाई, ये तो हम लोग यहां पर नहीं कह सकते हैं इस तरीके से, चूंकि इस तरीके से आपको दे रखा है कि द वॉल बिटवीन द चेंबर की बात कर रहा है। तो इसमें से अगर आंसर करना होगा तो कौन सा करेंगे मेरे भाई, अगर यहां पर बोला गया है इस तरीके से तो आंसर क्या करना है, ऑप्शन नंबर कौन सा क्वेश्चन है मेरे भाई, एक बार मिला लेते हैं इसके आंसर्स को। 35 नंबर क्वेश्चन है और 35 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है, तो यहां पर मेरे भाई इस क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, तो कक्षा के बीच भित्ति ही दे रखा है। ये कक्षा के बीच भित्ति की बात कर, एक तो वाल रोकता है, दूसरी बात मेरे भाई ये चेंबर जो बना हुआ है ना, ये चेंबर भी क्या करता है, अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त को अलग कर देता है। तो ये चेंबर की भी बात कर रहा है, ये चेंबर की बात कर रहा है, 4 चेंबर बना हुआ है ना, तो अशुद्ध रक्त हमारा यहां पर होता है, इसमें शुद्ध रक्त हमारा होता है, इन दोनों में शुद्ध रक्त आता है, इन दोनों में अशुद्ध रक्त होता है। तो इन दोनों को मिलने से रोकता कौन है, तो हमारा ये हार्ट का चेंबर होता है, जिसको कहेंगे कक्षा के बीच की भित्ति होती है, यानी कि इस हार्ट चेंबर के बीच की यह भित्ति होती है। अशुद्ध रक्त इधर होगा, शुद्ध रक्त इधर होगा, यही भित्ति उसको रोकता है। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे मेरे भाई तो ये आंसर करेक्ट होगा, यानी ये आंसर करेंगे करेक्ट। ये वन वे टाइप वाल्व होता है मेरे भाई, जब आएगा तो रिटर्न नहीं होता, उसके लिए होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है मेरे भाई कि जनन में मूल घटना क्या होती है। तो जब कभी भी जनन की बात करते हैं, जब कभी भी मेरे भाई रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो अगर आरएनए की प्रतिकृति होती है, डीएनए की प्रतिकृति होती है, या प्रोटीन का निर्माण होता है, तो जब कभी भी जनन की बात करते हैं तो जनन में हम लोग जानते हैं मेल और फीमेल दोनों शामिल होते हैं। और वैसे केस में क्या होता है, दोनों के हम कहते हैं कि डीएनए ही हमारा क्या करता है, बच्चा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और दोनों के डीएनए क्या होता है, माता पिता का डीएनए आधा आधा हमारा यहां पर जनन में भाग लेता है। आगे बात करते हैं मेरे भाई वायुमंडल के में समताप मंडल की परत में कहता है कि ओजोन क्षय, यानी ओजोन का डिप्लेशन अगर हो जाएगा तो क्या होगा। तो एक बात याद रखिए, ये हमारा सूर्य है और इस सूर्य के बीच में हमारा क्या होता है, यहां पर ओजोन का परत होता है, इसको O3 लेयर हम कहते हैं, ये ओजोन की परत होती है। अब ये जो ओजोन की परत होती है मेरे भाई, ये क्या करता है, यहां पर हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी हमारा नीचे में है, और ये समताप मंडल में हमारा क्या, हमारा ओजोन का लेयर होता है। अब कहते हैं मेरे भाई कि सूर्य से बहुत सारी किरणें आती है और ऐसी ऐसी किरणें है जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, ये क्या करेगा, उसको अवशोषित कर लेता है। तो ओजोन लेयर का काम होता है मेरे भाई कि जितने भी अल्ट्रावायलेट रे वगैरह होता है सबका अवशोषण कर लेना, यानी इसका काम है कि जो अल्ट्रावायलेट रे हमारा, यूवी रे हमारा अगर आ गया, जो परावैंगनिक किरण हमारा गया उसको अवशोषित कर लेगी और नहीं तो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, हमारे पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर पृथ्वी पर यूवी रे आ गया, परावैंगनिक किरण आ गया, तो जितने भी जीव जंतु होंगे सबको स्किन कैंसर हो जाएगा और सब मारे जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है, यहां पर डिप्लेशन की बात कही गई है और ओजोन डिप्लेशन का मतलब होता है मेरे भाई ओजोन लेयर की क्षति। ओजोन लेयर का डिप्लेशन का मतलब होता है ओजोन लेयर की क्षति, और ओजोन लेयर की क्षति के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा कौन होता है, कहेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता है, याद रखेंगे मेरे भाई। तो ये आपको पता रखना पड़ेगा, अगर क्षति हो गया तो जो भी यूवी रे है वो सीधा पृथ्वी पर आएगा और लोगों में क्या होगा, कहेंगे कैंसर का कारण बन जाएगा। तो बताइए मेरे भाई, अगर इसमें क्षति हो गई, अगर इसमें डिप्लेशन हो गया, यानी इसका लेयर अगर पतला हो गया, तो यूवी रे डायरेक्ट पृथ्वी पर आ गए, यानी कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले यूवी किरणें में क्या हो जाएगी, कहेंगे वृद्धि हो जाएगी। और ऐसे केस में हम लोग सीधा का सीधा कहेंगे कि यहां पर क्या होगा मेरे भाई, तो यहां पर सभी के सभी लोगों में क्या होगा, या फिर सभी के सभी जीव जंतु में स्किन कैंसर का कारण बन जाएगा। ये तो मेरे भाई फर्जी इंफॉर्मेशन है। अगला कहता क्षोभ मंडल में अवरक्त किरणें की वृद्धि हो जाएगी। एक बात मैं बताना चाहता हूं मेरे भाई, अवरक्त किरण हमारा आर पार कर जाता है, अवरक्त किरण हमारा पृथ्वी तक पहुंच जाती है और इसी अवरक्त किरण के कारण हमारी पृथ्वी गर्म होती है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो ये इसका कोई रीजन नहीं है, जो रीजन था वो ऑप्शन नंबर ए है। और इसी को रोकने के लिए, इसी डिप्लेशन को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल
प्रोटोकॉल लाया गया था। कब? तो 16 सितंबर 1987 में, और उसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर बैन लगा दिया गया था। जो आप एसी में रेफ्रिजरेंट्स के रूप में यूज करते हैं, कूलेंट के रूप में यूज करते हैं, रेफ्रिजरेंट्स गैस के रूप में यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर बैन लगा दिया गया, क्योंकि उसमें क्लोरीन की मात्रा होती है जो कि डायरेक्ट हमारे जाकर के ओजोन लेयर पर अटैक करता है, और जब ओजोन लेयर पर अटैक करता है तो ओजोन लेयर को पतला करता है और ओजोन का डिप्लेशन हो जाता है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है मेरे भाई, कहता है कि एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को एफ फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस की बात करता है। सबसे पहले तो मेरे भाई अगर हम उत्तल लेंस की अगर बात कह दी गई है तो उत्तल लेंस के लिए आपको ध्यान रखना कि फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, किसी भी सूरत में यह चीज आपको याद रखना है। और आपको बोल दिया कि फोकस दूरी कितना लेना है, तो फोकस दूरी एफ लेना है। आगे कहता है उत्तल लेंस के सामने इतनी दूरी पर रखा जाता है, किसको? उत्तल लेंस के सामने किसको? तो वस्तु को इतना दूरी पर रखा जाता है। मेरे भाई एक बात बताइए, वस्तु की दूरी हम बात करते हैं किसी भी सूरत में माइनस होता है, और कितना दूरी? तो 1.5 एफ की दूरी पर रखा जाता है। तब आपसे कह रहा कि बताइए आवर्धन की वैल्यू कितनी होगी, यानी एम का मान पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, फोकस दूरी हमारा कितना दे रखा है? एफ दे रखा है। हमारा यू वस्तु की दूरी इतनी दे रखी है, तो हम लोग कहेंगे यहां पर लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर यहां पर हम लेंस का सूत्र अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास लेंस का सूत्र क्या होगा? तो कहेंगे 1/f इक्वल टू जो फॉर्मूला हमारा वो हमारा क्या होगा मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखेंगे। 1/f का फॉर्मूला हमारा क्या होगा? तो कहेंगे यहां पर हम 1/f इक्वल टू क्या कहेंगे? तो 1/v माइनस में हमारा 1/u होगा। हमको मेरे भाई यहां पर ये चाहिए, क्योंकि ये दोनों पता है, ये निकाल लेंगे। तो यहां से v की बात करेंगे, हमारा प्रतिबिंब की दूरी होगी, तो कहेंगे 1/f प्लस में हमारा 1/u हो जाएगा। और मेरे भाई f की वैल्यू कितनी है? तो कहेंगे प्लस में हमारा होगा और f ही रहेगा। और यहां पर प्लस है, लेकिन ये जब आएगा तो इसको माइनस कर देगा, और हम कहेंगे यहां पर कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू u के मान कितने हैं? तो कहेंगे हमारा इतना होगा कि यार इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3/2 f लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखिए। लेकिन 2 अगर ऊपर जाएगा तो इसको यही सिंप्लीफाई हम लोग कर लेते हैं, तो ये यहां पर 3f हो जाएगा, और ऊपर में अगर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। और जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो f और 3f कैल्सियम हमारा 3f हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहां पर हमारा 3 हो जाएगा, और 1 हमारा 3f हो जाएगा। यानी मेरे भाई आप ऐसा कह सकते हैं कि v की वैल्यू हमारी कितनी निकल करके आ जाएगी? क्योंकि v का वैल्यू हमारा 3/f निकल करके आ गया। अब क्या है मेरे भाई, आप लेंस का आवर्धन का फॉर्मूला यूज कीजिए, और लेंस के आवर्धन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? क्योंकि यहां पर इसके जो फॉर्मूले हमारे निकल करके आते हैं वो f अपॉन में हमारा v माइनस u वाला फॉर्मूला लगा देना है। हमारा कितना है मेरे भाई फोकस दूरी? तो कहेंगे फोकस दूरी को वही रहने दीजिए, और v का और u का मान हमने निकाल लिया है। तो बताइए f का मान हमारा वही है, और v का मान हमने कितना निकाला? तो कहेंगे 3f हमने निकाला है। और u का मान हमारा कितना था मेरे भाई? तो u का मान हमारा यहां पर कितना था? कहेंगे इतना था, यानी कि 3/2f था। तो कहेंगे माइनस माइनस हमारा कितना करेंगे? यहां पर प्लस हो जाएगा, और ये 3 हमारा क्या करेंगे? 2f की अगर बात करेंगे तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जाओगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? कहेंगे f तो हमारा वही रहेगा, और इसको अगर सिंप्लीफाई नीचे करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, और 3f यानी कि 6f। कहने का मतलब मेरे भाई ये कहीं ना कहीं हमारा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा मेरे भाई? इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू आपको निकल करके आना चाहिए। 1 मिनट मेरे भाई, लगता है कि कहीं पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, जिसकी वजह से यहां पर हमारे क्या है तो आंसर्स नहीं आ पा रहे हैं मेरे भाई। इस फॉर्मूला की अगर बात करते हैं ना, तो फॉर्मूला में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहां पर v माइनस यू नहीं, तो यहां पर v प्लस यू होता है, ध्यान रखेंगे, ये v प्लस यू होता है। और जब ये प्लस है तो ऐसी परिस्थिति में फिर हमारा क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में यहां पर हम लोग डायरेक्ट कहेंगे कि v की वैल्यू कितनी है? तो v का मान हमारा 3f है, 3f आप रख दीजिए, और माइनस u का मान कितना है? तो कहेंगे u का मान हमारा 3/2 हमारा f हमारा दे रखा है, ये हमारा हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो m का मान आपको डायरेक्ट 2 आ जाएगा कटने के बाद, और ऐसी परिस्थिति में कहेंगे आवर्धन की वैल्यू क्या होगी? तो 2 आ जाएगी, और 2 अगर आवर्धन का मान आ रहा है इसका मतलब मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, बड़ा इमेज बनेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो ये क्वेश्चन आपके नहीं बनते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला कहता है किस भौतिक राशि का अगर हमारा मात्रक जो वोल्ट पर एम्पियर होगा? मेरे भाई एक बात बताइए कि V इक्वल टू आई आर तो हम लोग पढ़ते हैं, V इक्वल टू आई आर हम पढ़ते हैं, हमको क्या चाहिए? तो वोल्ट पर एम्पियर चाहिए। अब बताइए इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है, इसका यूनिट वोल्ट होता है, इसका यूनिट क्या होता है? कहेंगे एम्पियर होता है, ये हमारा एम्पियर होगा। और ये जो हमारा होता है मेरे भाई, हम कहेंगे ये रेजिस्टेंस को हम आर ही छोड़ देते हैं। तो बताइए अगर इसको वोल्ट पर एम्पियर अगर बनाना होगा तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? आर इक्वल टू हमारा वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा। आर इक्वल टू हमारा क्या होगा? कहेंगे यहां पर वोल्ट पर एम्पियर हो गया। तो वोल्ट पर एम्पियर जो था मेरे भाई रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, और यही हमारा किसके बराबर? कहेंगे ओम के बराबर होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे मेरे भाई वोल्ट पर एम्पियर किसका यूनिट होगा? कहेंगे रेजिस्टेंस का यूनिट होगा। आप डायरेक्ट मार सकते थे इस तरीके से। आगे चलते हैं, कार्बनिक यौगिक की बात करते हैं मेरे भाई। कार्बन यौगिक विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। अगर विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं ये पूछा गया है, क्योंकि कार्बन यौगिक प्रकृति में ठोस होता है, क्योंकि वे प्रकृति में आयनिक होते हैं। मेरे भाई एक बात बताइए, क्योंकि वे कोई आयन नहीं बनाते हैं। जब आयनिक होगा तो मेरे भाई यहां पर
विद्युत धारा प्रवाहित करेगा। ध्यान से सुनना, अगर आयनिक यौगिक है, चूंकि आयनिक की अगर बात करेगा तो कि आयंस में टूट गया तो वह विद्युत धारा प्रवाहित करेगा, यह बात आपको सभी को पता होगा। दूसरी बात मेरे भाई यह है कि जो कार्बन हमारे होते हैं प्रकृति में ठोस अवस्था में होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कभी भी अगर वो हमारा विद्युत धारा को प्रवाह करेगा तब वो कैसी अवस्था होनी चाहिए, गलित अवस्था होना चाहिए, वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। तो ठोस अवस्था की तो हम बात ही नहीं करेंगे। इसका मतलब मेरे भाई वो क्योंकि वे आयन नहीं बनाते हैं, जब वे आयन नहीं बनाएंगे तो जाहिर सी बात है मेरे भाई विद्युत धारा का कुचालक माना जाएगा, इंसुलेटर कहलाएगा, उससे हम कहते हैं कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। यानी अगर आप इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाओगे तो इस क्वेश्चन के मेरे भाई आंसर अगर करोगे तो इसके लिए परफेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, कहेंगे आंसर हमारा सी होना चाहिए। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, क्योंकि इंसुलेटर की बात कही गई है, और जब इंसुलेटर की बात कही जाती है, और जब मेरे भाई इंसुलेटर की बात कही जाती है तो इसको हम लोग कुचालक कहते हैं। और कुचालक कहने का मतलब क्या होता है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इससे विद्युत धारा की अगर हम बात करें, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, यह बात आपको ध्यान रखना। अगर इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो जिसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं, और ऐसे में हम कहते हैं माइका वगैरह का सीट हमारे लिए यहां पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि विद्युत धारा का कुचालक होता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसका मतलब मेरे भाई आयंस का फॉर्मेशन नहीं करता है। किसका कहेंगे, आयंस का निर्माण नहीं होता, इसीलिए आयंस का निर्माण नहीं करता है, इसीलिए आयंस का निर्माण नहीं करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसीलिए मेरे भाई ऐसा होता है क्योंकि ये आयंस नहीं बनाते हैं, इसलिए ऐसा कहेंगे। अगर वो आयन का निर्माण करता, विद्युत धारा प्रवाह कर देता। तो आपसे ये पूछा गया था। लेकिन कार्बनिक यौगिक हमारे क्या होते हैं, प्रकृति में ठोस होते हैं, इसका ये कोई रीजन नहीं है, ठोस होने का कोई रीजन नहीं है उसका। हम कहेंगे आयनिक, अगर प्रकृति में वो आयनिक होंगे तब तो विद्युत धारा प्रवाहित कर ही देगा। यहां पर कह रहा है कि क्योंकि वो प्रकृति में आयनिक होते हैं, प्रकृति में आयनिक होते हैं मेरे, तब तो विद्युत धारा प्रवाहित कर देगा। लेकिन कह रहा है कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगा, तो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो आयनिक नहीं होते हैं, इसलिए नहीं करेगा। इसलिए आंसर करेंगे सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, कहेंगे करेक्ट हो जाएगा। मेरे भाई जितने क्वेश्चन थे उसका आपका एक्सप्लेनेशन मिल गया। एक क्वेश्चन इसमें बचा था और उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जो है हम आपको कल देंगे। उसमें कुछ त्रुटि है या फिर चेक करना पड़ेगा, एक बार चेक करके हम वेरीफाई करेंगे, उसके बाद कल हम आपको बताएंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लासेस में। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।